अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो हमने देख लिया सेक्शन 48 में, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का मेथड थोड़ा सा अलग है, और ये अलग है इसलिए ये प्रोविजो में आता है। सेकंड प्रोविजो है ये। इट मीन्स ये कहता है कि जो सेक्शन 48 है उस तरीके से नहीं निकालना, थोड़ा सा अलग मेथड है। तो मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होगी? लिस्टेड शेयर सिक्योरिटी है तो 1 साल से ज्यादा, अनलिस्टेड शेयर्स हैं या हाउस प्रॉपर्टी है 2 साल से ज्यादा, बाकी सब एसेट में 3 साल से ज्यादा, तो लॉन्ग टर्म है। अब यहाँ पर अलग मेथड क्यों है, उसका लॉजिक और रीजन अभी मैं आने पर बता दूंगा। ठीक है, सेल कंसिडरेशन वही फुल वैल्यू कंसिडरेशन पहले की तरह, लेस एक्सपेंसेस पहले की तरह, कंसिडरेशन पहले की तरह। पहले हमने लिखा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब लिखना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये क्यों कर रहे हैं हम? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों लिख रहे हैं? देखो, कोई एसेट हमारी 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स पुरानी हो सकती है, 200 ईयर्स पुरानी हो सकती है, तो उस समय उसका प्राइस बहुत कम होगा। अब कोई एसेट 10, 20, 50 साल पुरानी है तो हो सकता है 50,000 की उस समय खरीदी हो और आज उसकी करोड़ों में वैल्यू है। तो अगर मैं एक घर 2 करोड़ का बेच रहा हूँ जिसे 50,000 में खरीदा था 50 साल पहले, तो 2 करोड़ में से अगर मैं 50,000 की वैल्यू माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। वो तो 50,000 की वैल्यू ना भी लेस करेंगे क्या करेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इंडेक्सेशन अलाउ किया गया। मतलब जब वो एसेट खरीदी थी उस समय का एक इंडेक्स नंबर होगा, इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर, एक आज का होगा। तो उस 50 साल पुरानी एसेट को हम देखेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से, इंडेक्सेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू को बढ़ाया जाता, तो उसकी वैल्यू आज कितनी आती, तो उसे बढ़ी हुई वैल्यू को हमें कॉस्ट को माइनस करना होगा, तो हमारा टैक्स कम लगेगा क्योंकि हमारा कैपिटल गेन भी कम लगेगा। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे। बस ये है कि हमें इंडेक्सेशन से पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो ओल्ड वैल्यू ओल्ड कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे इंप्रूवमेंट को भी इंक्रीज करेंगे। कुछ डिडक्शन है, एग्जाम्पशन है जो बाद में मिलेंगी। तो कैसे हम उसको करेंगे, उसके लिए हमें ये इंडेक्स नंबर की एक टेबल अवेलेबल होगी। हमें ये इंडेक्स नंबर दिए जाएंगे, हमें याद नहीं रखने हैं, हाँ एक दो याद रख सकते हैं। जैसे हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 है, इसका इंडेक्स नंबर 331 याद रखना है। पिछले साल का 317 याद रखिए, और ये फर्स्ट ईयर का जो स्टार्ट हो रहे हैं 2001-2 से, उसका 100 याद रखिए। तो ये हमें इंडेक्स नंबर याद रखने हैं। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये है क्या और इसको कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एसेट हमने 1 लाख की खरीदी थी, ठीक है, 1 लाख रुपीज की खरीदी थी 2008-9 में, तो वो उस समय का इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर 137 था, उससे डिवाइड करेंगे। आज इस साल हमने सेल आउट करी, आज इस साल हमारा इंडेक्स नंबर 331 है, तो 331 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इंक्रीज करी हुई कॉस्ट आएगी उसे मानेंगे हम अपनी कॉस्ट। तो कितना फायदा हो गया कि हमारी कॉस्ट इन्फ्लेट हो गई, कॉस्ट बढ़ने से हमारा कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये इंडेक्स नंबर क्या बता रहा है? जो चीज 100 रुपीज की थी 2001-2 में, वो 4-5 में 113 की हो गई, वो 13-14 में 220 की हो गई, 18-19 में 280 की, और 22-23 में 331 की। ऐसी ही कोई चीज 13-14 में 220 की थी तो वो अब 331 की हो जाएगी। तो ये इंडेक्स नंबर है बेसिकली। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला है कि हमें जो भी हमारी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है उस इंडेक्स नंबर से जिस ईयर में असेट को ट्रांसफर किया है, जो कि आज का है, और डिवाइड करना है उस इंडेक्स नंबर से जब खरीदा था, मतलब पुराना है। तो पुराने इंडेक्स नंबर जो कम होगा उससे डिवाइड करेंगे, नए से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाएगी और हमारा कैपिटल गेन कम हो जाएगा और टैक्स भी कम हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है गवर्नमेंट का, उन्होंने ये करा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो ऐसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी यही करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू जिस ईयर एसेट ट्रांसफर हो रही है उस ईयर के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस ईयर इंप्रूवमेंट किया था उस ईयर के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल however not be available in respect of long term capital gain on transfer of bonds और डिवेंचर्स और शेयर्स। तो कुछ ऐसी चीजें ही हम बाद में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं कि कुछ चीजों पर इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता है, वो हम पढ़ लेंगे। अभी आप उस बात की टेंशन मत लीजिए।
तो आपको इंडेक्सेशन अभी ये मानो सब पर होगा, फॉर्मूला ये आपको नोट करना, वीडियो पॉज करके आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये जो टेबल है ये पूरा टेबल दिया होगा, या फिर इस टेबल की वैल्यूज ज्यादातर आपको जो इस क्वेश्चन में यूज होनी है वो वैल्यूज दे रखी होंगी। कंफ्यूज करने के लिए एक आध आगे पीछे वाले साल की वैल्यू भी दी जा सकती है। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। रमन ने सोल्ड किया हाउस प्रॉपर्टी को 17 जून 2022, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में 22 लाख में। ये हाउस प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी 1 अगस्त 2010 में, तो ये 2 साल से पुरानी हो गई, तो लॉन्ग टर्म हो गई। और उसने इम्प्रूवमेंट भी किया है, उसने ब्रोकरेज दिया है, परचेज और सेल दोनों पर हमें कैपिटल गेन निकालना है। तो अभी इसे देखकर आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हमें एक्चुअल में ये कैसे करना होता है। ध्यान से करिएगा, समझिएगा, और आप खुद भी कर सकते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे? कंप्यूटेशन of capital gain of Mr. Raman for the assessment year 2023-24, period of holding 1 अगस्त से लेकर 16 जून, क्योंकि 17 को तो सेल कर दिया, आप 17 भी लिख दो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मोर देन 2 ईयर्स है तो लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा। ये इन्होंने सेल आउट किया है 22 लाख रुपीस में। लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, यहाँ लिखा 1% सेल परचेज करते हुए दिया है, तो 22,000 रुपीज का हमने ब्रोकरेज दिया है, तो नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा 21,78,000। माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पहला है तो मैं पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो मैं तो आपको पता ही है कि मैं क्या लिखता हूँ, है ना। तो कहाँ से आ गया भाई? ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये जो प्रॉपर्टी थी 7 लाख में खरीदी थी और इस पर 1% का ब्रोकरेज था, तो कॉस्ट में ऐड कर देते। तो 7,07,000 हमारी कॉस्ट थी, इसे उस ईयर के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे जिस ईयर में हमने इसे खरीदा था। और बहुत ध्यान से देखना, ये जो प्रीवियस ईयर है, ध्यान से देखना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये 10-11 है या 9-10। अब ये देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च वाले कौन से ईयर में आ रहा है, तो 1 अगस्त 2010 में आता है, और 10-11 का जो इंडेक्स नंबर है 167 है, तो इसे 167 से डिवाइड करेंगे। सेल आउट करा है हमने 22-23 प्रीवियस ईयर में, क्योंकि 16 जून 2022 22-23 प्रीवियस ईयर है, और उसका इंडेक्स नंबर 331 है। जिस ईयर में इंडेक्स सेल आउट करते हैं उसके इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7,07,000 इंटू 331 डिवाइड बाय 167, ये 14,01,299। तो इन्होंने 7,07,000 की कॉस्ट हमारी बढ़ाकर 14 लाख कर दी। मजे आ गए, हमारा टैक्स सीधा 7 लाख रुपए की इनकम सीधी सीधी कम हो गई, तो बहुत अच्छा हुआ। इन्होंने इम्प्रूवमेंट भी किया है, तो लेस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट इन्होंने 3 लाख रुपए का किया है। ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर तो 331 ही है, लेकिन ये इंडेक्स जो इम्प्रूवमेंट किया ये 1 जनवरी 2012 में किया है। ध्यान से 2012 जनवरी मीन्स 11-12, और 11-12 का मतलब 184, तो 3 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय 184, तो 5,39,674। तो जो हमारा इम्प्रूवमेंट है वो भी 3 लाख से काफ़ी बढ़ गया है। तो ये हमारा हो गया, अगर मैं चेक करूं 14,05,39, कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं हुई है, नहीं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया मेरा 2,37,027 रुपीज। तो ये हमारा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का मेथड, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है। इंडेक्सेशन आपको इंडेक्स नंबर दे रखे होंगे तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
मिस्टर एक्स ने परचेज किया एक लैंड 1 अप्रैल 2001 को 50,000 में, और उन्होंने उसके ऊपर एक फ्लोर बनाया 1 जनवरी 2011 को 3 लाख रुपये। उन्होंने एक और एडिशनल फ्लोर बनाया 1 जनवरी 2014 में 7 लाख में, और पूरा घर इन्होंने 1 जनवरी 2023 में सेल आउट कर दिया 45 लाख रुपीस का, जिसपे 75,000 रुपीस के एक्सपेंस हुए। हमें कैपिटल गेन निकालना है। तो अब आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं करना है हमें। तो सबसे पहले क्या काम करें, वही हमेशा की तरह हेडिंग डाल देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब था, ये 1/4/2001 को, और हमने सेल आउट किया 1 जनवरी 2023 को। तो मतलब हमारे पास ये 2022 दिसंबर तक हमारे पास ओनरशिप थी, लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस लिखते हैं, हमने इसको कितने में सेल आउट किया, 45 लाख रुपीस में। 45 लाख रुपीस सेलिंग प्राइस लिखते हैं, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लिखते हैं 75,000। नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा 44,25,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 50,000, तो उसको इंडेक्सेशन करते हैं हम। करंट ईयर ट्रांसफर ईयर के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 331, और जिस साल खर्चा किया था ये 50,000, उस साल के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं। आपके पास टेबल है, अगर टेबल आपके पास नहीं है तो आप एक बार कहीं जो टेबल अवेलेबल था आपके सामने, इसकी फोटो लेकर आप अपने पास सेव कर सकते हैं, वरना असाइनमेंट आपके पास है तो उसमें तो आपके पास ये टेबल दे ही रखा होगा। तो इसमें 2001-2 का हमारा 100 है इंडेक्स नंबर, तो वहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। 100 इंडेक्स नंबर है, तो 50,000 इंटू 331 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा हमारा 1,65,500। लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट हमने दो बार की है, एक बार हमने 3 लाख रुपीस की 1/1/2011 विच इज 2010-11, और इसका जो इंडेक्स नंबर है 3 लाख का के लिए 167 होगा इंडेक्स नंबर हमारा ईयर 2010-11 के लिए, और प्रीवियस ईयर 2022-23 के लिए तो 331 है ही, आपको याद रखना ही है वो। तो हमेशा आपको एग्जाम में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको दे रखा होगा ये इंडेक्स नंबर क्वेश्चन के बाद में, या टेबल दे रखी हो। एक और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ है 2013-14 में, जिसका इंडेक्स नंबर 2013-14 में हुआ है, और इसका जो इंडेक्स नंबर है वो है 220। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,53,182, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 26,11,707। अब क्या होगा अगर हमारे पास ये असेट 1 अप्रैल 2001 से पहले आई थी, उससे पहले खरीदी थी, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर है वो तो 100 से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 1/4/2001 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर उससे पुरानी एसेट है तो क्या होगा, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा और सिंपल सिस्टम कर रखा है क्या, कि अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर 1/4/2001 से स्टार्ट है, ये सबको पता है। अब इससे पहले तो कभी भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500 साल पहले की कोई भी एसेट हो सकता है। तो हम कैसे उस सब के लिए इंडेक्स नंबर निकाल लें, तो बहुत आसान सा रास्ता है, हमारे पास इंडेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें फेयर मार्केट वैल्यू
14,2001 की लेने का ऑप्शन है। हमसे कहा है कि हम इंडेक्स नंबर तो 100 ही लेंगे, 14,2001 का ही लेंगे। अगर कोई एसेट 14,2001 से पहले की खरीदी है तो भी 14,2001 का इंडेक्स नंबर ही लेंगे 100। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इंडेक्स नंबर 100 हम ले रहे हैं, इसी दिन का फेयर मार्केट वैल्यू आपकी इच्छा है, आप चाहें तो लें चाहे तो ना लें। तो हम क्या करेंगे, हम अपना फायदा देखेंगे। अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा है तो वो लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू है तो ज्यादा लेंगे। इसका मतलब दोनों में से जो भी ज्यादा है वो ले लेंगे हम। तो फेयर मार्केट वैल्यू 14,2001 को या कॉस्ट जो भी ज्यादा है वो लेंगे हम। ठीक है, ये बात तय हो गई। अब एक बात और इम्पोर्टेंट क्या है, सपोज 1998 में हमने एक फ्लोर लिया और 1999 में उसके ऊपर एक फ्लोर और बना दिया। अब जब फेयर मार्केट वैल्यू 14,2001 की हम ले रहे होंगे तो ये पूरे घर की लेंगे, जो हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ उसकी भी लेंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की भी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की भी। क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट दोनों यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू में आ रहे हैं, इसलिए 1 अप्रैल 2001 से पहले की जो भी इम्प्रूवमेंट है उसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी इंक्लूड है। तो इन शॉर्ट क्या है, इन शॉर्ट ये बात है कि 1/4/2001 से पहले की इम्प्रूवमेंट को इग्नोर करना है आपने। चलिए इस सबको दोबारा से समझते हैं, देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ असेट इफ असेट वर एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। If any capital asset has been purchased or constructed before 1/4/2001, in that case, cost shall be considered to be the cost incurred or fair market value as on 1/4/2001, whichever is higher, and further index number of 2001 shall be used instead of the earlier years. तो पुराने ईयर्स की जगह 2001 का इंडेक्स नंबर 100 यूज होगा। ये तो कुछ साल पहले ही चेंज हुआ, उससे पहले जब हम एग्जाम देते थे और पढ़ रहे थे तब उस समय 1981 का बेस पीरियड लिया जाता था। अब वो 20 साल आगे बढ़ाकर 2001 का लिया जाता है। एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 shall not be taken into consideration. That is, Mr. X purchased one house on 1/7/98 and incurred 3 lakh on improvement on 1/10/2000. Fair market value is 7 lakh. In this case, if asset is sold, then its cost only 7 lakh, 7 lakh और एक्चुअल कॉस्ट क्या थी 2 lakh। तो 2 लाख की एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू 7 लाख, जो भी ज्यादा है वो लेने का ऑप्शन, उन दोनों में से कुछ भी लेने का ऑप्शन है, तो हम तो वही लेंगे जो ज्यादा है। तो इंडेक्स नंबर 2001 का ही लगेगा। चलिए इसे समझते हैं और इसको समझने के लिए हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। मिस्टर गौरव ने बेचा है एक घर 1 मई 2022 में 32 लाख रुपीस का, और ये इन्होंने खरीदा था 25/11/78 में 5,000 का। फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 है, इम्प्रूवमेंट भी है कुछ 2001 से पहले और बाद में। हमें कैपिटल गेन निकालना है, तो बहुत ही आसान है कैपिटल गेन निकालते हुए। एक तो लॉन्ग टर्म तो है ही, पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह सब लिख ही देंगे, लॉन्ग टर्म में ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा वो क्या आएगा, जितने हमने ये एसेट को सेल किया है 32 लाख रुपीस, माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे नहीं रखे हैं, तो हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे, जो होगा कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001। जो भी ज्यादा हो, हमारी जो कॉस्ट है वो है 5,000, कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 है, तो हम क्या लेंगे जो ज़्यादा है 80,000। इसे लेने के बाद में इसका इंडेक्सेशन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले हम कॉस्ट को फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, उसके बाद उसका इंडेक्सेशन करेंगे। तो 264,800 आ जाएगा। उसके बाद लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये जो फर्स्ट इम्प्रूवमेंट है 1/4/2001 से पहले वाली, इसको इग्नोर करेंगे। तो 1/1/2002 वाली इम्प्रूवमेंट ले लेंगे 50,000 इंटू 331। तो 2001 का इंडेक्स नंबर हमें पता है कि 100 है, तो वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,65,500। और उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगेन
हमने कर रखी है 1116 को 2 लाख इंटू 331 और 1516 का इंडेक्स नंबर ले लेंगे 254, ये आ जाएगा हमारा 2,60,630 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,09,070 रुपीज। तो कितना इजी है, बिल्कुल लॉजिकल भी है कि हमारे पास इंडेक्स नंबर सबके लेने का तो ऑप्शन है नहीं, तो 2001-2 से पहले के लिए हम क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। तो बिल्कुल लॉजिकल है, आसान है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर हमारे पास गोल्ड, लैंड और रेजिडेंशियल हाउस 3 है, तो तीनों का अलग अलग कैपिटल गेन निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं गोल्ड का पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो लॉन्ग टर्म ही है, आप लिखेंगे कब से कब तक है हमारे पास 1790 से लेकर, मैंने बोला था 11-2023 भी लिख देंगे तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं। लॉन्ग टर्म हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब कितने में इसको सेल किया है, तो 2 करोड़ रुपए में सेल किया है, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, इन केस कोई एक्सपेंसेस हैं तो है नहीं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हमने 4 लाख में खरीदा था, तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। फेयर मार्केट वैल्यू है 30 लाख, तो जो भी ज़्यादा है तो 30 लाख ज़्यादा है, इंटू 331 डिवाइड बाय 100, तो ये हमारी कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी 99,30,000। इम्प्रूवमेंट जो है वो 2001 से पहले की है, तो इसे इग्नोर करना है। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 1,70,00,000। अब हम बात करते हैं लैंड की, और ये हमारे पास था 1492 से लेकर 1123 लॉन्ग टर्म। फुल वैल्यू कंसिडरेशन, इसे हमने 3 करोड़ में सेल आउट करा है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इसकी कॉस्ट है 6 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू है 60 लाख, तो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम इसकी इंडेक्स कॉस्ट निकालेंगे 1,98,60,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, क्योंकि हमारी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर भी पहले हुई है तो इम्प्रूवमेंट नहीं लेंगे हम लोग, तो 1,01,40,000 रुपीज हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल हाउस के लिए। पीरियड ऑफ होल्डिंग इसका भी लॉन्ग टर्म है, हमारे पास 2 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए रही है एसेट। फुल वैल्यू कंसिडरेशन 4 करोड़ रुपए, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट 8 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख। मैंने जानबूझ के यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू को कम रखा है ताकि आपको याद रहे कि इन दोनों में से जो ज्यादा वो लेना है, नहीं तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, हमेशा ही फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं कि भैया फेयर मार्केट वैल्यू ही लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेनी, जो दोनों में से ज्यादा है वो लेनी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 26,48,000 और जो इम्प्रूवमेंट है 5-6 में है तो ये भी लेना पड़ेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये इम्प्रूवमेंट हमने 4 लाख रुपीज का किया है और ईयर 5-6, तो जो 5-6 का इंडेक्स नंबर है वो है 117, तो इस हिसाब से इंडेक्सेशन होगा 11,31,624 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा हमारा 3,62,20,376 रुपीज। तो हम लोगों ने सीखा कैसे इंडेक्सेशन करना है, ठीक है ना। तो
क्वेश्चन हम इसी बात के कर रहे हैं कि अगर हमारे पास असेट 1/4/2001 से पहले की है तो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी तरीके का उसे करते हैं। मिस्टर एक्स ने एक लैंड को खरीदा था, तो 1/4/2099 में, और इसे सेल आउट किया है। सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग तो मोर देन 2 ईयर्स है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म तो हो ही जाएगा। सेलिंग प्राइस जो हमने इसको सेल आउट किया है वो 18 लाख रुपीस में सेल किया है, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस हमने 1 लाख रुपीस का कर दिया, तो इसके लिए नेट सेल कंसिडरेशन 17 लाख आ गया, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये एक्वायर किया था 1 लाख में, फेयर मार्केट वैल्यू 1,20,000 की थी। जो भी ज़्यादा हो वो लेना होता है, तो 1,20,000 से इंडेक्सेशन हो जाएगा 3,97,200, और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 13,02,008। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर एक्स ने परचेज किया है 95 में एक लैंड, और उसके ऊपर इन्होंने खर्चा भी किया है अलग अलग टाइम पर। हमें कैपिटल गेन निकालना है, तो अब आपको इजी लगने लगा होगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 2 ईयर्स, तो इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसको जो सेल आउट किया है 95 लाख रुपीस में सेल किया है। एक्सपेंसेस दिए नहीं है क्वेश्चन में, तो इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं, जो होगी कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो फेयर मार्केट वैल्यू है 4,11,000, इंडेक्स नंबर 100 का ही लेंगे क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट का ऑप्शन हमें मिल गया है। तो ये आ जाएगा 13,60,410। इसके बाद एक इम्प्रूवमेंट हुई है इस पर 99 में, जिसे इग्नोर करना है हमें। 1/4/2001 से पहले की इम्प्रूवमेंट को इग्नोर करना होता है। एक और इम्प्रूवमेंट है 89 में, उसे ले लेंगे 11 लाख। 89 का जो इंडेक्स नंबर है वो 137 है, आप टेबल से चेक कर सकते हैं। तो ये इंडेक्सेशन हमारी जो आ जाएगी 26,57,664, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 4,81,920। तो काफ़ी इजी लगने लगा होगा अब, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में एक ही जैसा काम कर रहे हैं। ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिनको हम ट्रांसफर मानते ही नहीं, मतलब ट्रांसफर है लेकिन हम ट्रांसफर नहीं मान रहे। तो सेक्शन 47 सबसेक्शन क्लोज फर्स्ट क्या कहती है? एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। घर का बंटवारा हुआ, परिवार अलग अलग हो गया। पहले जो प्रॉपर्टी फैमिली की थी, अब वो इंडिविजुअल को पार्टनर बोलते हैं फैमिली मेंबर को, तो को पार्टनर की फैमिली मेंबर की हो गई वो असेट। तो एचयूएफ से फैमिली मेंबर को असेट ट्रांसफर हो गई, तो उस पर कैपिटल गेन लगना चाहिए। लेकिन कायदे से देखो कि घर का बंटवारा हो रहा है, अगर उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा और हजारों लाखों रुपए का कैपिटल गेन देना होगा, तो कहां से देंगे? क्योंकि एसेट बेची तो है नहीं कहीं। घर का बंटवारा होने पे लाखों रुपए का टैक्स देगा कौन? इसलिए उसे ये बोला गया कि ये एसेट ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही सपोज आपको कहीं से कोई एसेट गिफ्ट मिला, मतलब अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया सपोज, तो आपके पास से एसेट ट्रांसफर हो गई, तो उसके ऊपर अगर हम कैपिटल गेन निकालने लगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए उसे भी हटा दिया गया कि अगर आप गिफ्ट देंगे तो उसे हम कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। विल के हिसाब से आप अपनी एसेट किसी को देते हैं तो भी हम उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और अगर कोई इर्रिवोकेबल ट्रस्ट होती है, मतलब आपने किसी को दिया और आप वापस उससे नहीं ले सकते वो एसेट, तो उसे भी हम
फ्री मानेंगे और उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज shall not apply to transfer under a gift or irrevocable trust of capital asset being shares, debenture or warrants allotted by company directly or indirectly to the employees under employee stock option plan और स्कीम। तो जो कंपनी अपनी एम्प्लॉयज को गिफ्ट या सस्ते में शेयर दे रही है तो वो वाली चीजें यहाँ अप्लाई नहीं होगी, उस केस में कैपिटल गेन निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा वो हम देख लेंगे, अभी आगे आ जाएगा पॉइंट। कोई कंपनी ने अपनी असेट अपनी सब्सिडरी कंपनी को दी है। सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं? अगर मेरे पास आपकी कंपनी के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर हैं तो मैं होल्डिंग कंपनी हूं और आप मेरी सब्सिडरी कंपनी। तो यहां पर लिखा है द पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी और इट्स नॉमिनी होल्ड द होल ऑफ द शेयर्स। यहां पर 50% वाली सब्सिडरी नहीं है, यहां पर केस है कि 100% सब्सिडरी है। मतलब मेरे पास आपकी कंपनी के 100% शेयर है तो आपके और मेरे में तो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपकी कंपनी के 100% शेयर है, इसका मतलब आपकी कंपनी और मेरी कंपनी दोनों एक ही है। तो मैं अपने आप को ट्रांसफर कैसे कर सकता हूं? तो इसलिए अगर कोई 100% सब्सिडरी कंपनी को कोई एसेट देगा तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड वो सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। पता है क्यों? वरना क्या करते हैं कुछ लोग, सपोज मुझे एक एसेट अमेरिका में बेचनी है किसी को, तो क्या होता है उस पर कैपिटल गेन लगेगा। तो क्या होता, अमेरिका में बेचनी है तो मैं यूएसए में एक अपनी ऐसी झूठ मूठ की एक कंपनी खोलता, उसके 100% शेयर में खरीद लेता और मैं उसको ट्रांसफर करता, इंडिया से बाहर एसेट चली जाती, कैपिटल गेन लगता नहीं इसकी वजह से। तो वो एसेट इंडिया से बाहर ना जाए, इसलिए कंडीशन है ये है कि सब्सिडरी कंपनी जिसको आप एसेट दे रहे हैं वो सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए ताकि एसेट इंडिया से बाहर ना जाए। सेम है वाइसी वर्सा कि मतलब कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी 100% होल्डिंग कंपनी को एसेट दे रही है तो उस सिचुएशन में भी कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी है। मतलब जिस कंपनी को एसेट मिल रही है वो क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। आपने सुना होगा अमलगमेशन होता है। अमलगमेशन में एक कंपनी दूसरे को खरीद लेती है या दोनों मिलकर काम करती हैं। एब्जॉर्प्शन और अमलगमेशन एक ही माना जाता है। तो अमलगमेशन के केस में अगर एक कंपनी दूसरे को खरीद रही है तो सारी एसेट ट्रांसफर हो रही है, सब पे कैपिटल गेन लगेगा, तो इतना ज्यादा टैक्स हो जाएगा कि अमलगमेशन नहीं हो पाएगा। तो जब रिफॉर्म्स हुए थे, मनमोहन सिंह जी ने रिफॉर्म्स किए थे 90s में, अर्ली 90s में, तो उन्होंने ये सब क्लॉज लाए थे ताकि एक बड़ी कंपनी दूसरे को खरीदकर बड़ी बाहर की कंपनीज इंडिया में आए, क्योंकि जो बाहर की कंपनी आती है इंडिया में तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं करते। जमीन खरीदेंगी, बिल्डिंग बनाएंगी, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी, नहीं। बाहर की कोई कंपनी आती है तो सीधा किसी कंपनी को एक्वायर करती है और उसकी सारी एसेट को टेक ओवर करने के बाद उस पर काम करना शुरू करती है। तो जब उनको फ्री किया तो बाहर से कंपनीज इंडिया में आनी शुरू हुई, वरना 90 से पहले इंडिया में बाहर की कंपनी आती नहीं थी। तो उन्होंने ये टैक्स रिफॉर्म किया था कि अमलगमेशन होगा तो जो कंपनी अपनी एसेट बेच रही है उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड जो नई कंपनी बन रही है वो इंडियन कंपनी हो ताकि इंडिया से बाहर एसेट ना जाए। अमलगमेटेड कंपनी उसे बोलते हैं जो कंपनी परचेस कर रही होती है, एक्वायर कर रही होती है, नई कंपनी बन रही होती है। तो अमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी है, तो अमलगमेशन में अमलगमेटिंग कंपनी वेंडर कंपनी जो अपनी एसेट बेच रही है, तो जो एसेट बेच रही है उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड जो नई कंपनी है वो इंडियन कंपनी हो। ऐसे डीमर्जर होता है। डीमर्जर क्या होता है? आपने देखा एचयूएफ का बंटवारा होता है, कंपनी का भी बंटवारा हो जाता है, कंपनी के दो हिस्से हो जाते हैं। अमलगमेशन में तो दो कंपनी मिलती है, डीमर्जर में एक कंपनी के दो हिस्से हो जाते हैं, एक कंपनी वो चलती रहती है, दूसरा हिस्सा अलग हो जाता है। जैसे धीरू भाई अंबानी के केस में हुआ था, उनके जाने के बाद मुकेश अंबानी अनिल अंबानी का आपस में लड़ाई हो गई, तो रिलायंस इंडस्ट्री के कुछ हिस्से अलग हो गए जो अनिल अंबानी को मिल गए और रिलायंस इंडस्ट्री चलती रही जो मुकेश अंबानी को मिली रही। तो डीमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी,
तो डीमर्ज्ड कंपनी वो होती है जो चलती रहती है, और रिजल्टिंग कंपनी होती है जो अलग होकर साइड हो जाती है। तो रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो इंडिया से बाहर चला जाए सारा से, तो वहां पर डीमर्जर के केस में भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ऐसे ही ट्रांसफर बाय द रिजल्टिंग कंपनी इनका अब क्या होगा, वैसे तो आपके स्टैंडर्ड और लेवल से बाहर की चीज है, लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं। सपोज एक्स लिमिटेड है, इसके दो हिस्से हो गए, एक तो एक्स लिमिटेड चलता रहा और एक वाई लिमिटेड अलग हो गया, तो इसे हम बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी और इसे बोलते हैं डीमर्ज्ड कंपनी। अब होगा क्या, एक्स लिमिटेड के जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, मान लिया आप है, और आपका एक शेयर 1000 रुपए का मार्केट प्राइस का है। अब आपको क्या होगा, आपका हिस्सा कुछ अलग हो गया, तो आपका शेयर का प्राइस 1000 रुपए से कम होगा, 700 रुपए रह गया, और 300 रुपए के बदले में आपको वाई लिमिटेड के शेयर मिलेंगे। तो 1000 रुपए के शेयर पहले थे, क्योंकि अब कंपनी के दो हिस्से हो गए, तो आपके पास 1000 का 1000 ही रहना चाहिए, तो 700 बची हुई कंपनी और 300 जो रिजल्टिंग कंपनी है उसके शेयर आपको मिल जाएंगे। तो क्या होगा, आपके कुछ पुराने शेयर के बदले में नए शेयर मिल रहे हैं, तो ये भी तो ट्रांसफर हो गया, इसमें भी तो कैपिटल गेन लगेगा, तो उसके बारे में बात हो रही है। एनी ट्रांसफर और इश्यू ऑफ शेयर बाय द रिजल्टिंग कंपनी ने स्कीम ऑफ डीमर्जर टू द शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी इफ द ट्रांसफर ऑफ इश्यू इज मेड इन द डीमर्जर। तो ये लिखा है कि जब वाई लिमिटेड अब पुराने शेयर होल्डर को अपने शेयर देगी और ट्रांसफर माना जाएगा, तो वो ट्रांसफर भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एनी ट्रांसफर बाय शेयर होल्डर इन ए स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग ए शेयर और शेयर्स हेल्ड बाय अमलगमेटिंग कंपनी, यहां पर भी अमलगमेशन में भी यही है, एक कंपनी जो बंद हो गई, बिक गई, उसके शेयर होल्डर को नई कंपनी के शेयर मिलेंगे, तो वो भी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे असेट ट्रांसफर करने पे एग्जेम्प्ट है, ऐसे शेयर ट्रांसफर करने पे एग्जेम्प्ट। हमने बात करी थी कैपिटल असेट में पर्सनल मूवेबल असेट कैपिटल असेट नहीं होती है, लेकिन हम लोगों ने बोला था कि कोई प्रीशियस स्टोन है, प्रीशियस मेटल्स है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, या वर्क ऑफ आर्ट है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, ये सब कैपिटल एसेट होता है। लेकिन अगर आप ये सारा वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन है, बुक है, ड्राइंग है, पेंटिंग, फोटोग्राफ है, आप गवर्नमेंट को देते हैं, या यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, इन सबको देते हैं, तो उस सिचुएशन में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को देते हैं, तो वहां पर कैपिटल गेन आपके ऊपर नहीं लगेगा, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, आपको पता है डिबेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में, डिबेंचर के बदले में शेयर मिल सकते हैं, तो उसे भी कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, उस पर भी ट्रांसफर नहीं लगेगा। वेर ए सोल प्रोपराइटर कंसर्न इज सक्सीडेड बाय कंपनी इन द बिजनेस बाय रिजल्टिंग, जहां सोल प्रोपराइटर ने अपना बिजनेस बेच दिया है, और अदरवाइज ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट और इंटेंजिबल टू द एसेट। तो यहां पर लिखा है कि अगर एक इंडिविजुअल बिजनेस को कंपनी ने खरीद लिया, तो उस सिचुएशन में भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर ए स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल कोर्ट, रिवर्स मॉर्गेज के केस में भी नहीं होगा। अब ये रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, सपोज मिस्टर एक्स है, 65 इयर्स के हैं और एक हाउस में रहते हैं, ये घर है इनका। अब इस घर की कीमत 1 करोड़ रुपया है। अब दिक्कत क्या है कि इस घर में वो रहते तो है, लेकिन अर्निंग इनके पास कुछ भी नहीं है, रिटायर्ड है, 65 साल के हैं, अर्निंग है नहीं, बीमार है, या घर के खर्चे के लिए इन्हें पैसा चाहिए, लेकिन पैसा इनके पास नहीं है। तो एक तरीका तो यह है कि ये इस घर को बेच दें और घर बेचने के बाद में किराए पर रहे, पैसा आ जाएगा, उसका इस्तेमाल करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये घर बेचे फिर भी इसी घर में रहे। वो कैसे पॉसिबल है, बैंक की कुछ स्कीम्स होती है कि ये घर बैंक को बेच देंगे, इन्हें पैसा भी मिल जाएगा, 1 करोड़ नहीं तो कुछ कम मिल जाएगा,
और उसके बाद में ये जब तक जिंदा है इस घर में रहेंगे, इनके मरने के बाद ये घर बैंक के नाम चला जाए। तो उस सिचुएशन में रिवर्स मॉर्गेज माना गया इसको, तो वहां पर भी इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो ये हमने देखा कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर हमने देखा कि ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जा रहा है और कैपिटल गेन नहीं लग रहा उसके ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 5, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस कैपिटल गेन लायबिलिटी डज नॉट अराइज। हमसे एक तरीके से पूछ रहे हैं, अभी अभी हमने देखा कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता है। ट्रांसफर्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, मतलब जो ट्रांसफर है लेकिन उन पे कैपिटल गेन नहीं लगता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है कि क्या इन चीजों पर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं। जैसे मिस्टर ए ने एक गोल्ड खरीदा 2004 में और हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 में इन्होंने ये अपने सन को गिफ्ट कर दिया। जो गिफ्ट करने की आइटम है ये अदर सोर्सेज में एज ए गिफ्ट टैक्सेबल होती है, जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ लेंगे, लेकिन कैपिटल गेन उस पर नहीं लगता है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, सेक्शन 47 के हिसाब से ये एक ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और इस पर हम कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं करेंगे। तो यही लिखा है, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 कैपिटल गेन अंडर ए गिफ्ट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो इस पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने और अब क्या हुआ, पार्टीशन हो गया। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट कि जब पार्टीशन होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, तो उस सिचुएशन में उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं होता है। तो यही लिखा है इस पर सेक्शन 47 कि जब पार्टीशन होता है एचयूएफ का तो उसको हम नहीं मानते हैं ट्रांसफर और कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। फिर मिस्टर बी ने परचेज किया कन्वर्टेबल डिवेंचर, जिसको कन्वर्ट किया है इक्विटी शेयर्स में। ये भी हमने पढ़ा था कि जब हमारे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं तो वो भी ट्रांसफर नहीं होता है। इस वजह से वहां पर भी सेक्शन 47 अट्रैक्ट होता है और हम कैपिटल गेन नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो कैपिटल गेन के चैप्टर के हिसाब से ट्रांसफर नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। हम लोगों ने सेक्शन 47 में पढ़ा कि गिफ्ट के केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 कुछ हमें प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट बता रहा है। वो क्या है उसको मैं थ्योरी पर आने से पहले आपको कुछ समझाता हूं। क्या, देखो ध्यान से, मान लिया एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने 2005 में इन्होंने कोई असेट को परचेज किया। मान लिया इन्होंने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की। अब इन्होंने 2019 में ये मिस्टर बी को सपोज इन्होंने गिफ्ट कर दी। उस समय फेयर मार्केट वैल्यू 80 लाख थी। अब हमें पता है गिफ्ट करने पर कैपिटल गेन नहीं लगता है, सेक्शन 47 में इसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो इसका मतलब इस दिन मिस्टर ए के लिए ये कैपिटल गेन नहीं था, नो कैपिटल गेन फॉर मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए ने ट्रांसफर किया मिस्टर बी के नाम पर ये प्रॉपर्टी, कोई कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा एज पर सेक्शन 47। ये बात तो तय हो गई। अब क्या हुआ, ये जो घर मिस्टर बी को 19 में मिला, ये इस घर को फ्यूचर में बेच रहे हैं। मान लेते हैं हमारा जो प्रीवियस ईयर है 22-23, इसमें इन्होंने इसे सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया और 2 करोड़ रुपीस में सेल कर दिया। अब क्या समस्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम कैपिटल गेन निकालेंगे, सेलिंग प्राइस तो हमें पता है 2 करोड़ है, लेकिन जब सेलिंग प्राइस में से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। मैं और आसानी से अच्छा समझाने के लिए मान लिया आपको बताता हूँ, 2021 में ये गिफ्ट दिया था और अब 2022-23 एक साल के बाद इन्होंने ये घर बेच दिया मिस्टर बी ने। अब हम मिस्टर बी के लिए कैपिटल गेन निकाल रहे हैं।
अब मिस्टर बी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ये पता लगाने के लिए हम पीरियड ऑफ होल्डिंग लेते हैं कि कितने समय तक ये प्रॉपर्टी रही मिस्टर बी के पास। तो मिस्टर बी के पास ये प्रॉपर्टी 2 साल से कम रही, और हमें पता है उस प्रॉपर्टी के लिए 2 साल का टाइम पीरियड होता है। 2 साल तक अगर हमारे पास रहती है तो ये लॉन्ग टर्म हो जाती है, नहीं तो ये शॉर्ट टर्म होती है। तो अब हम इसकी कॉस्ट क्या लें, क्योंकि मिस्टर बी को तो ये गिफ्ट में मिली थी, फ्री में मिली थी, तो इनकी मिस्टर बी की कॉस्ट तो 0 हो जाएगी। तो अब पूरा का पूरा कैपिटल गेन लग जाएगा 2 करोड़ रुपए का मिस्टर बी पे, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि जब हम बी के लिए कैपिटल गेन निकालेंगे तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बी के साथ साथ ए की लेंगे। मतलब हम एक तरीके से ये सोचेंगे कि ए ने ही बेचा है ये, ए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी लेंगे, ए की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लेंगे, बी ने अगर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया वो भी लेंगे, और पीरियड ऑफ होल्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड ऑफ होल्डिंग ए की भी इंक्लूड करेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निकालने के लिए। मतलब मैं ये देखूंगा कि मिस्टर बी के पास ये प्रॉपर्टी कब से कब तक रही, तो मैं ये कहूंगा एज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, इसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर पढ़ा है, उसमें सेक्शन तो अलग है पीरियड ऑफ होल्डिंग का, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि पीरियड ऑफ होल्डिंग मिस्टर ए का और मिस्टर बी का दोनों प्लस हो जाएंगे, और तब हम देखेंगे कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को मानूंगा कि ये मेरे पास मिस्टर बी के पास ये प्रॉपर्टी 2005 से लेकर 22-23 तक रही। ये प्रॉपर्टी मिस्टर बी के पास 2005 से लेकर 2022-23 तक रही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब सेक्शन 47 ये कहता है कि गिफ्ट के केस में, विल के केस में, इनहेरिटेंस के केस में, पार्टीशन के केस में आप कैपिटल गेन नहीं लगा रहे हैं, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है प्रीवियस ओनर का कि हम प्रीवियस ओनर की कॉस्ट और पीरियड ऑफ होल्डिंग को ऐड कर देंगे। ये हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में। तो ये क्या कहता है कि ये कब एप्लीकेबल होगा, जब गिफ्ट होगा, विल होगा, इनहेरिटेंस होगा, सक्सेशन होगा, या पार्टीशन ऑफ एचयूएफ होगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग, the period of holding for which the previous owner of the asset held the asset and the period for which the current owner of the asset held the asset shall be aggregated to find out whether capital asset is short term or long term। जो मैंने अभी अभी आपको बताया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पता लगाने के लिए प्रीवियस ओनर और इस करंट ओनर असेसी दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग ऐड कर दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही लेंगे जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा अगर प्रीवियस ओनर जिससे हमें ये एसेट मिली है। अब अगर ये एसेट प्रीवियस ओनर ने 1/4/2001 से पहले खरीदी थी, तो हमने क्या पढ़ा था, याद करो, हमने पढ़ा था कि अगर एसेट 1/4/2001 से पुरानी है तो हम एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर लेते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। अगर प्रीवियस ओनर ने ये एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदी होगी तो हम 1/4/2001 से पहले की एक्चुअल कॉस्ट या 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू जो भी ज्यादा है वो ले लेंगे, और हमेशा की तरह 1/4/2001 से पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सारी बातें वही है। चलो क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, आपको सारी बातें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी बिना किसी टेंशन के। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, यहाँ पर लिखा है मिस्टर एक्स है और एक्स एंड सन्स है, एचयूएफ है। इन्होंने एक लैंड खरीदी थी 2001-2002 में। 2001-2002 में 40,000 की लैंड खरीदी थी। 2005-2006 में पार्टीशन हो गया, और मिस्टर ए एक को पार्टनर, एचयूएफ के जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको को पार्टनर बोलते हैं। तो मिस्टर ए जो को पार्टनर है उनको प्लॉट मिला है 2 लाख रुपए का, तो उनको 2 लाख रुपए का प्लॉट मिल गया है,
और 2006-7 में इन्होंने कुछ खर्चा भी किया है, उस पर दीवार बनाई है, फिर इन्होंने 15 लाख रुपए का ये बेच दिया है, खर्चा भी किया है, तो हमें कैपिटल गेन निकालना है। तो कैपिटल गेन निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालते हैं, आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर, ऐसा हमें हमेशा लिखना होता है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, क्योंकि प्रीवियस ईयर 22-23 है, हमें सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखना होता है। ये असेट हमारे पास कब से कब तक है, तो ये मिस्टर एक्स एंड सन से जो मिस्टर ए को मिला है वो इन्हें 2005-6 में पार्टीशन में मिला है, लेकिन हम पीरियड ऑफ होल्डिंग 2001-2 से लेंगे, क्योंकि पार्टीशन के केस में पिछले ओनर की भी पीरियड ऑफ होल्डिंग को ऐड कर दिया जाता है। और ये हमारे पास 2022-23 तक ये एसेट रही, 2 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो गई। अब हम सबसे पहले लिखते हैं सेलिंग प्राइस, जिसे बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब कितने में बेचा है। हम ये कैपिटल गेन किसके लिए निकाल रहे हैं, ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए के लिए निकाल रहे हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन्होंने ये प्लॉट 15 लाख रुपए में बेचा है, तो 15 लाख रुपीस का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। लेस करते हैं हम एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, मतलब बेचने पर जो भी खर्चा हुआ है उसको हम लेस कर देते हैं, और वो 20,000 रुपीज का खर्चा हुआ है। तो हमारा नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा 14,80,000। इसमें से लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे। हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या है, 40,000 रुपीज, ये हमें बता रखिए, क्योंकि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेंगे। प्रीवियस ओनर है HUF, उसकी कॉस्ट लेंगे एज पर सेक्शन 49 सब सेक्शन 1, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है प्रीवियस ओनर का। तो 40,000 रुपए हम लेंगे प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, और उसको इंडेक्सेशन करेंगे। इस साल हमने बेचा है, इस साल प्रीवियस ईयर 22-23, इसका इंडेक्स नंबर 331 है, और प्रीवियस ईयर 2001-2 का इंडेक्स नंबर 100 होता है, तभी से हमारा ये टेबल शुरू हुआ था। तो 40,000 इंटू 331/100, तो 1,32,400 रुपीज हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। इम्प्रूवमेंट किया है इस पे 1,85,000 रुपीज का, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1,85,000 इंटू ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर विच इज 331, और ये जो 1,85,000 का इंडेक्सेशन हम कर रहे हैं 2006-7 के हिसाब से करेंगे, क्योंकि 2006-7 में इस पे इम्प्रूवमेंट हुआ था। याद रखिएगा, इम्प्रूवमेंट करंट हमारा जो असेसी है उसका भी आएगा और प्रीवियस ओनर का भी आएगा, दोनों में जिसने भी इम्प्रूवमेंट किया है दोनों आएंगे। इस क्वेश्चन में एक ही इम्प्रूवमेंट है तो वो लेस कर रहा हूं। मिस्टर ए ने भी किया होता इम्प्रूवमेंट, HF ने भी किया होता, तो मैं दोनों लिख देता। जो आपको टेबल प्रोवाइडेड है उस टेबल के हिसाब से 2006-7 का इंडेक्स नंबर 122 है। जब आप इस इंडेक्सेशन करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 8,45,674। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि इस 2 लाख का क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब पार्टीशन हुआ है तो उस समय जो वैल्यूएशन हुई है या उस समय की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसका कोई यूज नहीं है। रीजन बीइंग उस समय ये कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि ये ट्रांसफर ही नहीं माना जाता। तो ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा 2 लाख रुपए, इसका कोई भी यूज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए हमारे पास है एक क्वेश्चन नंबर 6, उसे करते हैं। एक्स एंड सन्स है HUF, इन्होंने एक जमीन खरीदी है 1,20,000 रुपए की 2-3 में, और 6-7 में पार्टीशन हो गया,
और उसको 1,50,000 रुपये का मिला। 7-8 में इसने खर्चा किया है फेंसिंग के लिए, फिर इसने सेल कर दिया खर्चा करके। तो अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल किया एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले हम पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं। तो 2002-03 से लेकर 2022-23 तक, तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल रहे हैं और मिस्टर ए के लिए हम ये कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, एचयूएफ के लिए नहीं। फुल वैल्यू कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस जितने में इन्होंने बेचा है, तो ये इन्होंने 15 लाख रुपीस में सेल किया है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 लाख आ जाएगा। लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, अगर कोई खर्चा किया है तो 20,000 रुपये का खर्चा किया, एक्सपेंस किया है, तो नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा 14,80,000। लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इन्होंने 1,20,000 रुपीज का खरीदा था, प्रीवियस ओनर ने, वही इसकी कॉस्ट मान ली जाएगी। और हमारा करंट ईयर इंडेक्स नंबर 331 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2002-03 का इंडेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे, वो अगर आप टेबल में देखेंगे तो 105 है। तो ये हमारी जो कैलकुलेशन करके आ जाएगा 3,78,286। इसमें से माइनस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, चाहे वो एचएफ ने करी हो, चाहे असेसी मिस्टर ए ने करी हो। मिस्टर ए ने 7-8 में 2,35,000 रुपीज का खर्चा किया था, तो 2,35,000 इंटू 331 डिवाइड बाय 2007-8 का इंडेक्स नंबर। 7-8 को अगर आप टेबल में देखेंगे तो उसका 129 इंडेक्स नंबर है। ये इंडेक्स नंबर आपको एग्जाम में दे रखे होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो 6,02,984 रुपीज आ जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 4,98,730। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह था। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि मिस्टर एक्स है, इन्होंने परचेज किया है एक हाउस 2011 में 10 लाख रुपीज में। 15 मार्च को इन्होंने गिफ्ट किया, गिफ्ट करने पर कैपिटल गेन नहीं लगा। फिर 31 मार्च 2023 को उनके सन ने ये घर बेच दिया 76 लाख में, वो कुछ सेलिंग एक्सपेंस भी हुए हैं, तो हमें कैपिटल गेन निकालना है। एक बात तो ध्यान रखिए, मिस्टर एक्स के लिए कैपिटल गेन नहीं लगेगा, मिस्टर एक्स के सन के लिए लगेगा, क्योंकि उसके सन के पास अब ये घर है और उसने ये घर बेचा है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में जो सन है उसके फादर का टाइम पीरियड ऐड हो जाएगा। तो 1/4/2011 से लेकर ये इन्होंने 31 मार्च 2023 को सेल आउट किया है, तो हमारा ये लॉन्ग टर्म माना जाएगा, 2 साल से ज़्यादा हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो सेल आउट किया इन्होंने 76 लाख रुपीस। लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, तो माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैं 1 लाख रुपीस के, मैंने 1 लाख माइनस कर दिया। नेट सेल कंसिडरेशन मेरे पास 75 लाख आ गया, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फादर की जो थी वो ली जाएगी 10 लाख इंटू 331, हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 का इंडेक्स नंबर, डिवाइड बाय जो इन्होंने खरीदा था वो था 2011, मतलब 2011-12। 2011-12 का इंडेक्स नंबर अगर आप टेबल में देखेंगे तो वो है 184, और हमारी जो कॉस्ट आ जाएगी 17,98,913। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 57,01,087 रुपये। चलिए बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने एक घर खरीदा है 11098 में 2 लाख में, 1/4/2001 से भी पहले का है, तो 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू हमें दे रखी होगी जरूर। और इनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है 11099, हमेशा याद रखिए 1/4/2001 से पहले का इम्प्रूवमेंट इग्नोर करना होता है। इसकी मार्केट वैल्यू हमें दे रखी होगी 450। मिस्टर एक्स की डेथ हो गई है 1/5/2005 को,
और उनका जो घर था उनके सन के पास पहुंच गया है, वाई के पास, तो ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रांसफर सेक्शन 47 में लिखा है कि इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो मिस्टर एक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा जब उनकी डेथ हुई और उनका जो घर है उनके सन के पास चला गया। उसके बाद उस समय क्या वैल्यू था उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर वाई ने ये घर बेच दिया है 72 लाख रुपीज में। तो अब हम कैपिटल गेन निकालेंगे। तो निकालते हैं। इन्होंने घर वाई ने बेचा है 1/11/2022। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। कैपिटल गेन निकाल रहे हैं फॉर मिस्टर वाई। पीरियड ऑफ होल्डिंग, इनके फादर की पीरियड ऑफ होल्डिंग ऐड हो जाएगी, तो 11098 से शुरू होगा और जो इन्होंने सेल किया है 1/11/22, तो इनके पास 31 अक्टूबर तक रहा था, क्योंकि 1 नवंबर को तो इन्होंने सेल कर दी। एक दिन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, अनटिल अनलेस पूरा हो रहा हो हमारा ईयर 2 या उस साल कंप्लीट हो रहा हो। तो लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस जो इन्होंने सेल आउट किया है 72 लाख रुपीस में सेल आउट किया है, तो 72 लाख रुपीस लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वो है नहीं, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते हैं, तो वो 1/4/2001 से पुरानी एसेट होने की वजह से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 450। ये लॉ में तो लिखा है एट द ऑप्शन ऑफ असेसी, वो कुछ भी ले सकता है, लेकिन असेसी को लेना चाहिए जो ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट का मतलब कम टैक्स। तो ज्यादा जो है 4,50,000 लेंगे, इसका इंडेक्सेशन करेंगे और इंडेक्सेशन करते हुए प्रीवियस ओनर की डेट ऑफ होल्डिंग को एक्विजिशन का ध्यान रखेंगे, तो 14,89,500 आ जाएगा। और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो 57,10,500। इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो 1/4/2001 से पहले की इम्प्रूवमेंट है उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं, उसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर एक्स ने एक लैंड खरीदा था 1499 में, फिर उसने एक फ्लोर बनाया उस पर, फिर ऐसे अलग अलग बता रखा है एडिशनल फ्लोर, ये उसने गिफ्ट कर दिया है बर्थडे पर, फिर सन ने बनाया, फिर उसने सेल करा, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि मिस्टर एक्स ने जब अपने सन को गिफ्ट किया तो उस समय कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो टैक्सेबल होगा गिफ्ट वगैरह में, वो तो अदर सोर्सेस का मैटर है। तो हम असेसमेंट ईयर 2023-24 की बात कर रहे हैं, जब उसके सन ने ये सेल किया है प्रीवियस ईयर 22-23 में। पीरियड ऑफ होल्डिंग में फादर की भी पीरियड ऑफ होल्डिंग ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म माना जाएगा, क्योंकि ये तो 2 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन जितने में ये घर बिका वो लेंगे। घर बिका है 46 लाख रुपीस में। इसमें से हम माइनस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। सेलिंग एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में नहीं है, तो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, घर ये जो लैंड है ये 1 लाख रुपीस में खरीदा था, और साथ ही साथ इन्होंने 1,25,000 रुपए का इसके ऊपर खर्चा किया था, तो टोटल मिलाकर 2,25,000 रुपए का खर्चा किया इन्होंने। और 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू भी सेम ही है, तो 2,25,000 हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, इसका हम इंडेक्सेशन निकाल देंगे, जो हो जाएगा 7,44,750 रुपीज। फिर इसने हमारा एक एडिशनल फ्लोर बनाया है
15/7/2007 में। तो 15/7/2007 का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर 7/8 और इसमें 4 लाख रुपए का खर्चा किया तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आएगा 4 लाख रुपए। प्रीवियस ईयर 7/8 का इंडेक्स नंबर अगर हम देखते हैं तो वो 129 है, तो 10,26,357 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ गई। फिर इसने 15 मार्च 2011 मतलब 10/11 में गिफ्ट कर दिया तो वो तो बात ही खत्म हो गई। फिर उसके सन ने 13-14 में 7.5 लाख रुपए और खर्च किए, तो 13-14 का इंडेक्सेशन कर देते हैं 220 के हिसाब से, तो यह आ जाएगा 11,28,409 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 17,04,84 रुपये।